हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रुद्रेश पांडे और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है रीड लेवल 1 मनोविज्ञान यानी व्यक्तित्व। हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब होता है इंग्लिश में पर्सनालिटी। हम बात करेंगे पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी क्या है, तो सबसे पहले व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के पैरासोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मुखौटा, नकाब या फिर नकली चेहरा। अर्थात व्यक्ति के नकाब को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। तो पैरासोना शब्द का सबसे पहले उपयोग यूनान के एक नाटककार सिसरो ने किया था। अतः इन्हें व्यक्तित्व का जनक भी कहा जाता है। तो इनके अनुसार क्या है, इनका एक फार्मूला बनाया गया है दोस्तों। फार्मूला है हमारा P=B/E, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व बराबर में उसके व्यवहार और वातावरण। जैसा वातावरण और व्यवहार होगा, व्यक्तित्व का निखार हम जान सकते हैं, व्यक्तित्व को हम पहचान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक फार्मूला दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि वातावरण के सापेक्ष किए गए व्यवहार को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी कि वाटसन के अनुसार हम जो करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। और नेक्स्ट जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार, बिग एंड हंट के अनुसार, तो व्यक्तित्व हमारे संपूर्ण व्यवहार का एक गतिमान है या प्रतिमान है। अब देखते हैं हम गिलफोर्ड के अनुसार अलग अलग वैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए। तो इसमें एक जो वैज्ञानिक है गिलफोर्ड, उनके अनुसार क्या है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार अलग एक मत है, क्या है वो है, व्यवहार के समस्त गुणों का योग को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। और इसके बाद जो उन्होंने एक और दिया है, तो वो है व्यक्तित्व व्यवहार के व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समस्त विशेषता होती है। इसके बाद वैलेंटाइन्स के अनुसार क्या है, तो व्यक्ति जो जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, जो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग माना गया है। इसके बाद आलपोर्ट के अनुसार क्या है, तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक अव्यवस्थाओं का गंत्यात्मक संगठन है, जो कि व्यक्ति का उसके वातावरण से पूर्व समायोजन निर्धारण करता है। और यहाँ पर दूसरे जो वैज्ञानिक हैं डेसेल, इनके अनुसार क्या है, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। और सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या होता है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के वह गुण हैं जो समाज में उसका कार्य व पद निर्धारित करते हैं। यानी किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी उसका कार्य और उसका पद निर्धारित करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्तित्व में दार्शनिक कोण के अनुसार क्या है, तो व्यक्ति एक आदर्श आत्मज्ञान है, यह भी कहा गया है। सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति का वह गुण होता है जो दूसरे पर विजय दिलाने में सहायक होता है, व्यक्तित्व में शामिल होता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे को विजय दिलाने में सहायता है या सहायक होता है, तो वह भी व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार तो व्यक्तित्व का निर्धारण वंशक्रम और वातावरण के प्रभाव से ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम्स जेम्स के अनुसार तो व्यक्ति की बाह्य संरचना से ही व्यक्ति का निर्धारण हो जाता है। बाहरी पर्सनालिटी को हम देखते हैं तो व्यक्ति का जो है पूरा निर्धारित समझ में आ जाता है। मन के अनुसार क्या है, तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित कारकों का योग होता है। और प्राचीन काल में व्यक्तित्व को पहचानने के लिए बाह्य रूप को देखा जाता था, जबकि आधुनिक काल में आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों को देखा जाता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक तत्व को भी देखा जा सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है। अब हम बात करेंगे रेक्स, एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार तो व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का एक संगठन है। क्या है, समाज के द्वारा मान्य और अमान्य दोनों गुणों का एक संगठन है। जैसे बाल्यावस्था अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है और किशोरावस्था बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। बाल्यावस्था में आंतरिक भाव को पहचाना जाता है और किशोरावस्था में बाह्य भाव को पहचाना जाता है। यहाँ पर व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियां बताई गई हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रक्षेपी विधि। यहाँ प्रक्षेपी विधि के कुछ पार्ट बताए गए हैं, भाग बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हमारा IBT, TAT, CAT, WAT, SCT, DT। उसके बाद साहचर्य विधि, रचना पूर्ति विधि या प्रविधि, क्रम प्रविधि और अभिव्यक्ति प्रविधि। ये किसके हैं फ्रेंड्स, प्रक्षेपी विधियों के कुछ प्रकार बताए हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रक्षेपी विधियाँ, वहाँ और भी विधियाँ दी गई हैं। एक प्रक्षेपी विधि वहाँ पहले पढ़ी हमने, और दूसरी विधि हमारी अप्रक्षेपी विधि। इसके अंतर्गत इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले आत्मनिष्ठ या
अतरंग विधियां कौन कौन सी? आत्मनिष्ठ या अतरंग विधियां, दूसरा वस्तुनिष्ठ या बहिरंग विधियां, तीसरा मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो 3 प्रकार से इन विधियों को डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं हम आत्मनिष्ठ में क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या क्या है? सबसे पहले है आत्मकथा, दूसरा है परिसूची, तीसरा है प्रश्नावली, चौथा है इतिहास गाथा, पांचवा है साक्षात्कार और छठवां है अवलोकन विधि। इसके अंतर्गत अप्रक्षेपी विधियों के आत्मनिष्ठ अतरंग विधियों के अंतर्गत है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ के अंदर क्या है? परिस्थिति, निष्पत्ति, समाजमिति, प्रेक्षण, निर्धारण और बहिदर्शन विधियां। विश्लेषणात्मक में क्या है? सोपान विश्लेषण विधि, स्वतंत्रता या मुक्त साहचर्य शब्द विधि। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत आती है। अब हम बात करने वाले हैं कि अंतरदर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है। तो अंतरदर्शन विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं विलियम वुंट। यहाँ आईएमपी पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ अंतरदर्शन विधि के प्रवर्तक तो विलियम वुंट और बहिर्दर्शन विधि के जो प्रवर्तक हैं वाटसन। यहाँ पर दोनों पॉइंट हैं आईएमपी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं इंक्लाइन ब्लॉक टेस्ट IBT यानी कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। ये किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया है? तो इस विधि की खोज हरमन रोसा ने 1921 में स्विट्जरलैंड में की थी। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं जिन पर कुल अस्पष्ट आकृतियां बनी होती हैं जो देखने में स्याही के धब्बे के जैसी नजर आती हैं। परीक्षार्थियों को एक एक करके कुल 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। प्रत्येक कार्ड दिखाने के बाद उसे 4 बिंदुओं पर सवाल पूछने का जो है जवाब देना होता है। सबसे पहला पॉइंट बनता है विषय वस्तु। इस कार्ड में आप कौन सी आकृति देखी, यह विषय वस्तु का तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा होता है इसका गुण, कार्ड का कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगा। तीसरा स्थान, कार्ड के किस स्थान ने आपका सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया। चौथा, इस कार्ड को देखने पर आपने कितना समय लिया। अब परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर उसके व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का निर्धारण किया जाता है। हरमन रेसा ने इस परीक्षण का निर्माण मानसिक रोगियों के निदान के लिए किया था। वर्तमान में इसका उपयोग सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों के निर्धारण के लिए किया जाता है। इसकी कमियां कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली कमी लिखी है, यह एक व्यक्तिगत परीक्षण होता है। दूसरी कमी है, इसमें समय का बंधन नहीं होता। तीसरा है, 14 साल से लेकर अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए यह उपयोगी होती है। चौथा क्या है? अचेतनमय मन के आधार पर व्यक्ति का मापन होता है। फिर अगला है, जो परीक्षण से पूर्व परीक्षक की ओर परीक्षार्थी का परिचायक आवश्यक होता है। छठवां पॉइंट है इसकी वैधता एवं विश्वसनीयता बहुत कम होती है। अगला पॉइंट है, भारत में इसे संस्कृत मुक्ति परीक्षण भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि हमारा TAT था, जिसमें हमने पॉइंट में लिया था TAT, है ना। तो क्या है इसके अंतर्गत? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कथात्मक बोध परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, चित्र कहानी परीक्षण या अंतश्चेतना बोधन परीक्षण। यह सिद्धांत मार्गन और मोरे ने दिया था। वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे दिया है। TAT परीक्षण किसने दिया था? तो मार्गन और मोरे ने दिया था। इस परीक्षण में कुल 30 कार्ड होते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, 30 कार्ड होते हैं जिन पर मानव जीवन की सामान्य घटनाओं से संबंधित स्पष्ट चित्र बने होते हैं। परीक्षार्थी को एक एक करके कुल 20 कार्ड दिखाए जाते हैं। प्रत्येक कार्ड दिखाने के बाद उसे निम्न 4 बिंदुओं पर 5 मिनट में एक छोटी सी कहानी लिखने को कहा जाता है। यह 3 से 6 साल के बालकों के लिए होती है। पहला पॉइंट उसमें कौन सा है? वह कौन लोग हैं। दूसरा, इस समय क्या हो रहा है। तीसरा, इससे पूर्व क्या होगा। चौथा, इसका अंत क्या होगा। परीक्षार्थी द्वारा लिखी गई इन कहानियों का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व के आशावादी, निराशावादी, सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष का निर्धारण करते हैं। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। पहला कार्ड साधारण खाली होता है जो सबसे पहले अंत में दिखाया जाता है। इस प्रकार दिखाए जाने वाले कार्डों की संख्या कुल 21 होती है। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहली सीमा के अंतर्गत है, यह भी एक व्यक्तिगत परीक्षण होता है। इसमें भी समय का बंधन नहीं होता। इसकी वैधता और विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह भी 14 वर्ष से लेकर अधिक उम्र तक उपयोगी होती है। इसका भी प्रयोग सामान्य एवं असामान्य व्यक्तियों पर किया जा सकता है। इसमें समय बहुत अधिक लगता है, अतः परीक्षार्थी जो हैं ऊबने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड, CAT बाल अंतर्बोधन परीक्षण। इसकी खोज लियोपोल्ड बेलक ने एवं सोरल बेल ने 1948 में की थी।
तो 2 वैज्ञानिक के नाम दिए हैं यहाँ पे अलग अलग, देख सकते हैं आप, ल्यूपोल्ड बेलक और सोरल बेल ने 1948 में की थी। इसके बाद हम देखते हैं 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के व्यक्तित्व मापन के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया है। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं और परीक्षार्थी को एक एक करके कार्ड दिखाए जाते हैं। प्रत्येक कार्ड दिखाने का जो है बंधन नहीं होता है। इसके बाद परीक्षक परीक्षार्थी की उम्र के अनुसार प्रश्न निश्चित करते हैं और इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है। बच्चे द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इस परीक्षण का विचार सबसे पहले अर्नेस्ट क्रिस ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? टॉपिक यहाँ पे उठ रहा है हमारा, अर्नेस्ट क्रिस ने दिया था। वैज्ञानिक का नाम है अर्नेस्ट क्रिस। इस परीक्षण में दिखने वाले सभी पशु विदेशी थे, अतः भारतीयों के अनुरूप इसका संशोधन एवं अनुकूलन कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा चौधरी ने किया था। किसने किया था? उमा चौधरी ने। कहाँ की थी वो? कोलकाता, जो कि कोलकाता के विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी उमा चौधरी, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो है हमारा WAT शब्द साहचर्य परीक्षण। इस परीक्षण में कुल 75 उद्दीपक शब्द होते हैं। परीक्षार्थी के समक्ष एक एक करके कम से कम 20 उद्दीपक शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक उद्दीपक शब्द से संबंधित परीक्षार्थी को अधिकतम 1 मिनट में एक शब्द लिखना होता है। फिर उद्दीपक शब्द से लिखे गए शब्दों का साहचर्य ज्ञात किया जाता है, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो साहचर्य के आधार पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य 3 प्रकार के निष्कर्ष निकालते हैं। धनात्मक यानी अच्छा निष्कर्ष होता है, ऋणात्मक यानी बुरा होता है और शून्य यानी कि सामान्य होता है। कार्ल जुंग ने बढ़ाकर इसकी उद्दीपकों की संख्या 100 कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण भी कह सकते हैं हम इसे। इस परीक्षण में 30 से 100 शब्दों तक अधूरे वाक्य होते हैं। परीक्षार्थी के समक्ष अचानक 12 अधूरे वाक्य अथवा एक अधूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है, जिससे उसे तत्काल पूरा करने को कहा जाता है, जिसे पढ़कर के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। सभी अधूरे वाक्य माँ अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे मैं जब दुखी होता हूँ तब। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं जब दुखी होता हूँ तब एग्जाम्पल है ना, जिसमें माँ अक्षर से शुरू होते हैं यहाँ के एग्जाम्पल्स, मैं जब दुखी होता हूँ तब। अब आगे देखते हैं हम। तो आगे हमारा जो है ड्रामा टेस्ट, यानी कि खेल परीक्षण, नाटक परीक्षण इसे हम कह सकते हैं। इसकी खोज JL मोरेनो ने 1937 में की थी। वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों, जिसके सर्च करने वाले खेल टेस्ट परीक्षण यानी खेल परीक्षण के लिए? तो JL मोरेनो ने 1937 में की थी। सामान्यतः इस परीक्षण का प्रयोग मानसिक रोगियों के निदान के लिए किया जाता है। इस परीक्षण का जो निदान है वो मानसिक रोगियों के निदान के लिए किया जाता है। सामान्यतः मन स्ताप के आधार पर व्यक्तित्व निर्धारण इसमें किया जाता है। परीक्षार्थी को संबंधित व्यक्ति का नाटक के माध्यम से अभिनय करने को कहा जाता है, जिसका परीक्षण करके उसके मन स्ताप का निर्धारण किया जाता है तथा व्यक्ति का भी निर्धारण हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरी विधि की, जिसका नाम है हमारा अप्रक्षेपी विधियाँ। अप्रक्षेपी विधि, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आत्मकथा। इसे ऑटोबायोग्राफी ISPT देहरादून में खोजा गया था। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ IMP बन रहा है, ऑटोबायोग्राफी, जिसे ISPT देहरादून में खोजा गया था। यह भारत में निर्मित होने वाली व्यक्तित्व मापन का पहला परीक्षण है। यह था जिसमें परीक्षार्थी को कुछ निश्चित बिंदुओं के अंतर्गत अपने जीवन के बारे में लिखित भाषा अथवा मौखिक रूप से बताने को कहा जाता है, जिसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इसकी खोज जॉन डार्ले अमेरिका ने की थी। वैज्ञानिक का नाम है जॉन डार्ले, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। यह व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसको मौखिक विधि भी कहा जाता है। जॉन डार्ले के अनुसार एक उद्देश्यपूर्ण किया गया वार्तालाप ही साक्षात्कार कहलाता है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण किया गया वार्तालाप साक्षात्कार कहलाता है। इस विधि में व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक एवं शरीर रचना आदि सभी पक्षों का एक साथ मापन किया जाता है। साक्षात्कार के 2 रूप बताए गए हैं। सबसे पहला होता है औपचारिक साक्षात्कार, दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। इसके बाद हम बात करेंगे परिसूची प्रश्नावली विधि। तीसरी विधि है हमारी। इसकी खोज वुडवर्थ ने 1918 में की थी, 1918 में की थी। यह प्रश्नों की एक सूची होती है
जिसमें सारे प्रश्न हाँ या नहीं के उत्तर पर आधारित होते हैं, उससे इसे प्रत्यक्ष रूप से हल कराया जाता है। इसके बाद क्या है, इसमें प्रश्नों की संख्या एवं हल करने का समय निश्चित होता है, अतः इसकी वैधता एवं विश्वसनीयता अधिक होती है। कुछ प्रसिद्ध परिसूचियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहला क्या है, मिनीसोटा की बहुविधि परिसूची। दूसरा क्या है, ब्रेल की समायोजन परिसूची, आईएमपी जो है यहाँ पर परिसूचियां दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो तीसरी क्या है, वुडवर्थ का व्यक्तित्व मापक पत्रक। तीसरी कौन सी है, चौथी टर्मन की बुद्धि लब्धि परिसूची। पांचवी कौन सी है, केरल की 16 पीएफ प्रश्नावली। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट बन रहे हैं इनसे क्वेश्चंस भी उठ के आते हैं। कौन सी विधि का क्या नाम है, किस प्रकार से है विधि, ये आईएमपी है ना, मोस्ट आईएमपी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परिस्थिति परीक्षण। इस परीक्षण से व्यक्तित्व के ईमानदारी एवं बेईमानी पक्ष का निर्धारण किया जाता है। इसमें कुछ कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं और परीक्षार्थी द्वारा किए गए व्यवहार के आधार पर उसके व्यक्तित्व के ईमानदारी एवं बेईमानी का पक्ष का निर्धारण होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा निष्पक्ष परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, यानी कि निष्पत्ति परीक्षण और निष्पादन परीक्षण। इसकी खोज में हार्टशॉर्न ने अमेरिका में की थी। इसकी खोज जो है वैज्ञानिक है हार्टशॉर्न ने अमेरिका में करी थी। इस परीक्षण से भी व्यक्ति की ईमानदारी और बेईमानी पक्ष का निर्धारण किया जाता है। इसमें परीक्षार्थी को कोई कार्य दिया जाता है जिसके पूर्ण करने के तरीकों को निरीक्षण करके ईमानदारी बेईमानी का निर्धारण किया जाता है। पूर्व में व्यक्ति परीक्षण ही इसी परीक्षण में शामिल था, वर्तमान में मनोवैज्ञानिक ने इसे अलग कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 66वां है स्वप्न का विश्लेषण विधि। इसकी खोज सिगमंड फ्रायड 1900 में की थी। एक वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज 1900 में की थी। इस विधि में अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता था। परीक्षार्थी को अपने स्थान का विश्लेषण करने को कहा जाता था, जिसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्वप्न का विश्लेषण। पहला स्वप्न क्या है, पूरा याद रहेगा, दूसरा आधा याद है, तीसरा बिल्कुल याद नहीं है। हम देखते हैं चेतन मन से, अर्ध चेतन मन से और अचेतन मन से। तो जब चेतन मन से होगा तो व्यक्ति का जो बुरा व्यक्तित्व रहेगा, और अर्ध चेतन मन से रहेगा तो सामान्य व्यक्तित्व रहेगा, और अचेतन मन से रहेगा तो बहुत अच्छा, यानी कि अच्छा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है। अब हम अगली विधि की तरफ बढ़ेंगे। तो अगली विधि हमारी स्वतंत्र मुक्त शब्द साहचर्य विधि। सिगमंड फ्रायड ने 1901 में, वैज्ञानिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन सन बदल चुका है, तो 1901 में की थी। इस परीक्षण में चेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसमें 50 उद्दीपक शब्द होते हैं। परीक्षार्थी के समक्ष एक उद्दीपक शब्द प्रस्तुत किया जाता है और उसे 5 मिनट में जितने भी शब्द लिखना चाहे लिखने को मुक्त किया जाता है। फिर परीक्षार्थी द्वारा लिखे गए शब्दों का उद्दीपक शब्द से साहचर्य ज्ञात करके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। शब्द साहचर्य कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है चेतन मन अच्छा, शून्य का मतलब होता है अर्ध चेतन सामान्य, और ऋणात्मक का मतलब होता है सामान्य बुरा। अभी हम अगली विधि की बात करेंगे, रोज नविंग व्यक्तित्व कारक परीक्षण। इस परीक्षण में कुल 24 कार्ड होते हैं, जिन पर मानव जीवन की सामान्य घटनाओं से संबंधित कुछ स्पष्ट चित्र कार्टून के रूप में बने होते हैं। प्रत्येक कार्ड में कुंठा की स्थिति में 2 व्यक्ति दर्शाए जाते हैं। पहला व्यक्ति कुछ बोलता है जिसके प्रति दूसरे व्यक्ति के जवाब को रिक्त रखा जाता है, जिसे परीक्षार्थी को पूरा करना होता है, जिसे पढ़कर परीक्षार्थी के भागनाशा अथवा कुंठा एवं नैराश्य भाव का निर्धारण किया जाता है। यह परीक्षण 14 वर्ष या उससे अधिक व्यक्तियों के लिए निर्मित किया गया था, और रोज नविंग ने 3 से 14 वर्ष तक के व्यक्तियों की व्यक्तित्व मापन के लिए सन 1948 में रोजनविंग बाल व्यक्तित्व कारक परीक्षण निर्मित किया गया, जिसे रोजनविंग पीएफ टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सा टेस्ट कहते हैं, पीएफ टेस्ट। जो हमने उस समय ध्यान दिया था वो पीएफ टेस्ट ये था, पीएफ टेस्ट भी कहते हैं। आइए देखते हैं तो व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले कारक। सबसे पहला कारक कौन सा है, वंशानुगत क्रम घटक। दूसरा होता है वातावरणीय घटक। दूसरा 2 ही पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे। और वंशानुगत घटक में क्या होता है, सबसे पहले शरीर की रचना, बुद्धि, शरीर रसायन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसमें क्या हो सकता है, कफ, पित्त और वात। 3 चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। वातावरणीय घटक में परिवार का वातावरण, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का शैक्षिक स्तर,
सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म, समाज का वातावरण, जन्मक्रम, जनसंचार माध्यम। ये 7 पॉइंट दिए हैं जो कि वातावरणीय घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व का निर्धारण। तो पहला पॉइंट क्या है व्यक्तित्व निर्धारण में? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गुणों के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला संतोष गुणी यानी सात्विक, ऐसे व्यक्ति जो सत्य और धर्म में विश्वास रखते हैं। दूसरा रजोगुणी रजिक, ऐसे व्यक्ति जो कि कर्म में विश्वास रखते हैं। तीसरा तमोगुणी यानी कि तामसिक, ऐसे व्यक्ति या जो फल में विश्वास रखते हैं अर्थात बिना फल के भोगने की इच्छा करते हैं। दूसरा है कार्ल जुंग के अनुसार, कार्ल जुंग सिगमंड फ्रायड के बहुत ही अच्छे शिष्य थे। उन्होंने सामूहिक अचेतन का विचार सबसे पहले दिया एवं दी यूनियन कॉन्शियस ऑफ फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी टाइप्स में व्यक्तित्व के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये यहीं तक के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और